नमस्कारम। लगभग 1 महीना के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं। बहुत ही दिन हो गया आप सबसे बतियाना और क्लास किए हुए इस तरह से। आज हम इकोनॉमिक्स के तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा एवं साख। प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी काम हुआ है ना, इतिहास लिखाया है या फिर गीता हो, तो देखेंगे तो वो किसी न किसी प्रश्न से शुरू हुआ है। तो आज हम पहला प्रश्न पूछते हैं कि मुद्रा क्या है, जिसे हम मनी से लेते हैं, लेकिन इसके कई रूप देखने के लिए मिला है, जिसे हम करेंसी भी कहते हैं। वो सिक्के के रूप में है और भी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक अहम बात एक्सचेंज है। आखिर मुद्रा का जरूरत क्यों पड़ा, क्या है, इन सब बातों को जान लेते हैं। मुद्रा जो है वह एक मीडियम का काम करता है दो व्यक्तियों के बीच में एक्सचेंज को लेकर के। हम कुछ उदाहरण देंगे और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा वेट करके, थोड़ा धैर्य रख के देखें वीडियो को। शायद 15 से 20 मिनट का हो, फिर भी आप प्रयास करें कि देखें पूरे को। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि आखिर मुद्रा क्यों आया, और जो अभी मुद्रा का वर्तमान रूप है वो कागजी मुद्रा हो या सिक्के के रूप में हो, अथवा वह एक साख पत्र या एक चेक बुक ही क्यों नहीं हो, चेक के रूप में ही क्यों नहीं हो, इस सब को देखेंगे बारी बारी से। बहुत पहले भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली, गुड्स से ही एक्सचेंज हुआ करता था। यदि किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मनसुख है, ये सम्मोहन है और ये राम भरोस है। मनसुख के पास जूता है, सम्मोहन के पास गेहूं है और राम भरोस के पास मिट्टी का बर्तन है। एक्सचेंज को समझ लेते हैं पहले। मनसुख चाहता है कि हम जूता के बदले गेहूं खरीदें, तो मनसुख को कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है और उसको गेहूं के बदले जूता चाहिए। राम भरोस के पास मिट्टी का बर्तन है और इसको मान लेते हैं कि जूता चाहिए, तो राम भरोस चाहेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको मिट्टी के बर्तन की जरूरत है और हमको वो जूता बेच रहा हो उसके बदले में, एवज में। अब यहाँ दिक्कत ये होगा कि हर एक समय जूता के बदले गेहूं देने वाला नहीं मिलेगा और गेहूं के बदले जूता लेने वाला भी नहीं मिलेगा। हर समय मिट्टी के बर्तन के बदले जूता या गेहूं लेने वाला नहीं मिलेगा, और न ही गेहूं और जूता के बदले मिट्टी लेने वाला मिलेगा, मिट्टी का बर्तन लेने वाला मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही परेशानी होता था। ये तो हो गया जूता, गेहूं और मिट्टी के बाद। इसमें कुछ मवेशी का भी इस्तेमाल होता था, जैसे गाय है, भैंस है। और यहाँ एक बात और मान लेते हैं, कुछ समझने के लिए यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, क्योंकि इस बात को आपको विजुअलाइज या इमेजिन करना पड़ेगा, अभी है नहीं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल देंगे जो आप कभी कभी अपने आसपास देख पाते हैं। मान लेते हैं किसी के पास एगो भैंसिया है और उसको भैंसिया के बदले एगो कंबल लेना है, मान लेते हैं। अब ये निर्णय नहीं हो पाता है कि एगो भैंसिया के बदले कितना कंबल देगा इसको। ये सम्मोहना बेच रहा है, मान लेते हैं सम्मोहन भैंसिया के बदले कंबल चाहिए, और ये मनसुख है, इसके पास कुछ पीस कंबल है,
तो एक भैंसिया के बदले कितना कंबल हो चाहिए ये तय नहीं हो पाता है। ये कुछ दुर्गुण है वस्तु विनिमय प्रणाली का। दूसरी बात ये है कि जो मनसुख है जरूरी नहीं है कि वो 25 कंबल बेचे ही। यदि ये तय भी हो जाए कि एक भैंसिया के बदले 25 कंबल देना हो तो जरूरी नहीं है कि मनसुख 25 कंबल बेचे ही। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये जो समूखन है समूखना ये 25 एगो भैंसिया के बदले 25 कंबल ले ही। हो सकता है कि इसको एक कंबल का जरूरत है लेकिन चाहता है कि भैंस के बदले कंबल मिले। तो ये सब परेशानी आता था। और ऐसा तो नहीं है कि एगो कंबल के बदले भैंस का एक छोटा सा हिस्सा काट के दे दे, ये भी तो तय नहीं था। एक मुद्रा का जो रूप है, हालांकि आपके बुक में ये चर्चा नहीं किया गया है कि इसका विकास जो है किस किस रूप में हुआ है, तो थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं इस विषय में कि मुद्रा कितने रूपों से गुजरा है, मुद्रा का जो विकास है वह कितने स्तरों में हुआ है। बहुत पहले भारत में मुद्रा के रूप में अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल होता था। शुरू में जो जानवर का चमड़ा हुआ करता था उसका इस्तेमाल करते थे, अनाज का इस्तेमाल करते थे कि यही मुद्रा है। जिसके पास जितना अनाज होता था उतना उसके पास संपत्ति होती थी। फिर एक खास किस्म का पत्थर और एक कौड़ी आता है, इसका भी इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। कौड़ी आप जानते होंगे, कौड़ी को वह अक्सर शादी ब्याह में एक रस्म अदायगी के लिए आता है। जब शादी के बाद वो बर्तन में दूध रख करके कुछ ढूंढना होता है तो ढूंढना होता है वो कौड़ी ही होता है, तो उसका भी इस्तेमाल लोग करते थे। बाद में लगभग जो हड़प्पा सभ्यता था उस काल में मिट्टी का कुछ छपा हुआ रूप मुद्रा के रूप में आया और फिर इस तरह से शासन व्यवस्था बदलती गई और वो मुद्रा जो है वो धातु का बनने लगा। उसमें भी अलग अलग तरह के धातुओं का इस्तेमाल होता था, लोहा है, तांबा है। बाद के दिनों में मुगलिया काल में, सल्तनत काल में सोने चांदी जैसे और तांबे जैसे कीमती धातुओं का इस्तेमाल होता था। और खास करके सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल इस करेंसी बनाने में पिछले सदी तक होता आ रहा था। लेकिन अब कागजी नोट का प्रचलन आ गया है और कई ऐसे रूप हैं मुद्रा के। तो ये मुद्रा का थोड़ा विकास का स्वरूप था। हम मेनली बात करते हैं, अभी कुछ बच्चे पूछे थे कल हमसे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स क्या होता है, इसका मतलब जानना था। तो हम रिप्लाई नहीं दे पाए किसी कारण से, इसके लिए सॉरी। लेकिन चाहते थे कि थोड़ा हम इसी में बात कर लें डिटेल में तो ज़्यादा अच्छा होता। वहाँ बहुत कुछ हम लिख के हमको देने में अच्छा नहीं लगता है, ना ही हमको उतना समझ में उतना थोड़ा पाता है कि हम इतना लिखें, तो बोलना मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स क्या होता है, जिसे हम हिंदी में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम देखे थे कि मनसुख था, एगो क्या नाम रखे थे उसका भूल गए, चलो समूखन ले लेते हैं। मान लेते हैं मनसुख और समूखन दो आदमी है। मनसुख के पास गेहूं है और समूखन के पास जूता है। मनसुख चाहता है कि हमको गेहूं के बदले चावल मिले और चावल जो है वो राम भरोस के पास है। मान लेते हैं कि मनसुख को गेहूं के बदले चावल चाहिए। अब इसको पहले समूखन मिला, बोला भैया हमको जूता के बदले गेहूं दे दो, जूता के बदले गेहूं दे दो। मनसुख का ना भैया ना दे पाएंगे क्योंकि हमको गेहूं के बदले चावल चाहिए। आप चावल दीजिएगा तो ही लेंगे, चावल नहीं दीजिएगा तो हम जूता काहे लेंगे, हमको जूता की जरूरत नहीं है, हमको तो चावल की जरूरत है। तो अब यहाँ पे आवश्यकता दोनों का है लेकिन संयोग नहीं बन रहा है। दोनों का जो आवश्यकता है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है और न ही तालमेल बैठ पा रहा है। मनसुख को गेहूं के बदले चावल चाहिए और समूखन को जूता के बदले गेहूं चाहिए।
अब मनसुख को ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं के बदले, जो उसे मनसुख को गेहूं के बदले चावल दे दे, और उस व्यक्ति को चावल के बदले गेहूं चाहिए। अब मनसुख ढूंढते ढूंढते राम भरोस के पास पहुंचा और राम भरोस से बातचीत किया। राम भरोस ने उस मनसुख से बातचीत किया तो पाया कि मनसुख को गेहूं के बदले चावल चाहिए और राम भरोस को चावल के बदले गेहूं चाहिए। तो ये जो संयोग है आवश्यकता का दोहरा संयोग कहलाता है कि दोनों को आवश्यकता है और जो एक के पास है वह दूसरे को चाहिए, जो दूसरे के पास है वो पहले वाले को चाहिए। अब इस स्थिति में सम्मुखन जो है वह अकेला पड़ गया, उसका जूता नहीं बिका और न ही उसको गेहूं मिल पाया। तो इसको कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को। और इसमें समय का जो खपत है वो बहुत ही ज्यादा है और उसके बाद भी ये कह नहीं सकते हैं कि ढूंढने के बाद मिल ही जाए ऐसा व्यक्ति। तो इसमें बहुत कमियां थी और परेशानियां भी थी, ढूंढना पड़ता था। कई दफा तो उलझन पड़ जाता था कि जैसे अभी बताए थे कुछ देर पहले भैंसिया के मामले में, कोई जानवर है, बकरी ही है, गाय ही है, बैल ही है और अनाज चाहिए, तो कितना अनाज दें। तो पहले तो यही लफड़ा होता था कि इसके बदले कितना अनाज दें, और अनाज कम चाहिए तो उसको आधा काट भी नहीं सकते हैं, काटने के बाद आधा का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसी स्थितियाँ और परेशानियाँ आती थी। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है, ये जो भी बताए हैं, ये है कि जो एक को जो जरूरत है वो दूसरे के पास है और दूसरे को जरूरत जो है वह इसके पास है। इस स्थिति में आवश्यकता की दोहरा संयोग बन पाता है। इस आवश्यकता के दोहरे संयोग को हटाने के लिए मुद्रा को लाया गया और यह मुद्रा एक दिन में ही नहीं बना बल्कि कई सौ साल लगे इसको इस रूप में आने में, जो अब अभी आप देख रहे हैं। वस्तु विनिमय का एक और भी एग्जाम्पल देना मैं पसंद करूंगा जो आप अपने आसपास देखते हैं। सोचिए और थोड़ा याद कीजिए गर्मी के दिनों को। जब आप गर्मी के दिनों में होते हैं अपने गांव घर के आसपास, तो कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चावल या गेहूं के बदले, खास करके उस समय में गेहूं के बदले बर्फ देते हैं। वो ये फैसिलिटी भी देते हैं कि आप गेहूं ले आइए भैया और हम आपको बर्फ दे देंगे। तो एक डिब्बा या फिर एक डलिया गेहूं ले जाने के बाद 2 गो 4 गो 5 गो वो बर्फ मिल जाता था, जिसको आइसक्रीम भी लोग कहते हैं। तो वो जो भी बर्फ वाला होता है जो डिगाते रहता है ऐसे डमरू, वो भी उस गेहूं का रेट लगा लेता है या अंदाज कर लेता है कि ये आधा किलो होगा या फिर 1 किलो होगा, उस हिसाब से वह बर्फ बेचता है। तो वह अंदाज करके बेचता है कि यदि 1 डिब्बा गेहूं लाया है तो आधा किलो होगा, और गेहूं यदि 15 रुपये या 16 रुपये है तो इसका 8 रुपया दाम होगा आधा किलो गेहूं का। और उस 8 रुपया में यदि बर्फ 2 रुपये वाला है तो 4 गो बर्फ मिलेगा। ऐसा वो अंदाज लेता है और तब देता है। जब गेहूं या धान कटाई हो रही होती है तो कुछ पान वाले ऐसे होते हैं जो मजदूरों को, जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं, वो महिला या पुरुष ही या बच्चा ही क्यों नहीं हो, जो गेहूं या धान की कटाई कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप 1 खिली पान खा लीजिए और हमको कुछ गेहूं दे दीजिए, और राजी हो जाते हैं कि हम 5 गो खिली पान खिलाएंगे तो इतना आटी हम धान या गेहूं का देंगे। तो ये सब वस्तु विनिमय है, यहाँ मुद्रा को नहीं लाया जाता है, लेकिन आंका जाता है मुद्रा में ही। यदि एगो खिली पान का दाम 5 रुपया है तो इस हिसाब से कितना दे देंगे, तो उसमें उतना जोड़ घटाव नहीं करते हैं, उसको अंदाजे दे देते हैं। 2 टका कम या बेसी, फायदा हो या नुकसान हो, ऐसा वो अंदाजे करके दे देते हैं। अब हम मुद्रा का बात करते हैं, मनी। यदि देखें तो यह एगो मीडिएटर का काम करता है। जब शादी ब्याह होता है ना तो गौर करेंगे अपने आसपास, तो उसमें एगो मीडिएटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं अगवा। अब गौर करेंगे तो कि अगवा का काम क्या होता है। अब ये मान लेते हैं लड़का पक्ष है और लड़की पक्ष है, तो ये जो अगवा है जिसको मीडिएटर कहते हैं, मध्यस्थता करवाने वाला,
इसको भी एक पॉइंट पर लाता है, लड़का पक्ष को भी और लड़की पक्ष को भी एक पॉइंट पर लाता है और फिर बातचीत संपन्न होता है। और जरूरी नहीं कि हमेशा बातचीत संपन्न ही हो, सही ही हो, रिश्ता जुड़ जाता है अक्सर। तो मुद्रा भी दो लोगों को एक साथ लाता है और एक कड़ी में जोड़ देता है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। मनसुख के पास गेहूं है, बेचारा चाहता है कि पैर में वो जूता पहन लेते हैं, शौक है बहुत दिन से, तो कैसे पहने, ऐसा मुखना है, समोखन है, इसके पास जूता है, खेती बाड़ी करता है, जूता का व्यापार करता है। मनसुख चाहता है कि गेहूं को बेच करके हम जूता ले लें, इसके लिए आसान है, बस इसको ऐसा आदमी ढूंढना है जिसको गेहूं का जरूरत है, और गेहूं खाने वाला बहुते है, सबको गेहूं चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा लोग ढेरों भदेरों मिल जाता है। तो गेहूं बेचना आसान है, इससे जो रुपया पैसा आता है उस रुपया पैसा को लेकर के ये जो मनसुख है समोखन के दुकान पे गया और जूता लेके पहन के खुशी खुशी आ गया। ऐसा है स्थिति यदि समोखन को के पास पड़े, क्योंकि घर है और घर परिवार कुछ सदस्य होते हैं, सबको खाना चाहिए ही चाहिए होता है, और समोखन को गेहूं का जरूरत पड़े, तो ये जूता लेकर के ऐसा आदमी को नहीं ढूंढेगा कि जिसको गेहूं के बदले जूता चाहिए, बल्कि वह ऐसे ही आदमी को ढूंढेगा जिसको जूता चाहिए। जूता पहनने वाला भी कम नहीं है इस दुनिया में। जूता बस ये बेचेगा, उससे जो रुपया आएगा ये जाएगा ऐसे दुकान पर जिसके पास गेहूं है वो बेच रहा है पैसा में, रुपया में, या कोई भी करेंसी में, अलग अलग जगहों पे। तो जूता बेच करके रुपया लेगा और गेहूं खरीद लेगा। तो ये जो रुपया जो बीच में आ जाता है, जिसको हम यहाँ भी मुद्रा का एक रूप है रुपया। अब भारत में तो रुपया है, बांग्लादेश में चले जाएंगे तो टाका हो जाएगा, अमेरिका में डॉलर हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग देश का अलग अलग मुद्रा का नाम है। तो यहाँ जो मुद्रा है या मनी है वह एक मीडिएटर का काम करता है, यह मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। यह जो विनिमय है जिसे हम इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं, यह उसका एक मीडियम है, माध्यम है, मध्यस्थता का काम करता है, बीच के कड़ी का काम करता है। इसको चाहिए और बीच में रुपया आ जाता है। अब देखेंगे कि अपने आसपास हर एक चीज रुपया में ही खरीदा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास पेड़ है, काट के लाया और किसी किराने वाले के पास ले गया, भैया इसको रख लीजिए, हमको कुछ सामान दे दीजिए, तेल साबुन नमक। ऐसा नहीं होता है। वह उस पेड़ को बेच देता है, वो व्यक्ति जिसके पास पेड़ हो, और उस रुपया को लेकर के किराने दुकान पर जाता है और तब कहता है कि हमको तेल साबुन या जो भी उसको जरूरत का चीज है, वो दाल हो या फिर नमक हो, धनिया और लहसुन जो भी लेना हो, वो लेकर के आ जाता है। ये आसान तरीका है विनिमय का। अब थोड़ा करेंसी की बात कर लेते हैं। इसे हम करेंसी के लिए हिंदी में शब्द मुद्रा ही आता है। करेंसी जो है वह वर्तमान में अब कागजी हो गया है, मीन्स कागज वाला हो गया है और सिक्का में आता है। लेकिन बहुत बहुत पहले हड़प्पा काल में मिट्टी के सिक्के बना करते थे। उसके बाद में कीमती धातुओं का आ गया, गुप्त काल में, मौर्य काल में, और उसके बाद सल्तनत काल में, मुगलिया काल में। मुगलिया काल के बाद जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने भी सोने, चांदी और तांबे का सिक्का चलाया। यह पिछले सदी तक, मीन्स की 20वीं सदी तक चलता आ रहा था अलग अलग देशों में, अलग अलग भागों में। लेकिन 21वीं सदी के आते आते मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग कागजी मुद्रा में बदल गया, और कागजी मुद्रा का में भी बहुत ही अब आसान माध्यम हो गया है। अब लोग चेक से भी पेमेंट करने लगे हैं, भुगतान करने लगे हैं। अब कोई व्यक्ति है, उसका किसी बैंक में अकाउंट है, तो वह चेक से भुगतान कर देता है उस व्यक्ति को जिसको करना हो। कैसे करते हैं, इसका एक बड़ा सा प्रोसेस, एक बड़ा सा हिस्सा आपको पता है, आप जानते हैं इस बात को, हम भी थोड़ा बताएंगे, बात करेंगे। अब मुद्रा जो है कौन बनाता है, कौन छापता है, और आखिर मुद्रा का इतना महत्व क्यों है?
2016 में नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर के दिन। जो कागज का टुकड़ा बहुत ही कीमती था, उसका वैल्यू 500 और 1000 था, वह उस 8 नवंबर के बाद उसका वैल्यू नहीं के बराबर हो गया था। हालांकि बैंक ले रहा था, बहुत लोग ले रहे थे, लेकिन था कि उसके बाद वो चलना बंद हो जाएगा। मीन्स मान्यता उसकी रद्द कर दी गई। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। तो सरकार यदि किसी भी पत्र को मान्यता दे रहा है कि इसका जो वैल्यू है वह 500 है या 1000 या फिर 2000 है, तो वह मान्य होता है और उसको लोग उसी वैल्यू में आदान प्रदान करते हैं। और मुद्रा छापता कौन है? तो इसको देखते हैं, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत में मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक RBI छापती है। यह सरकार ने अनुमति इसी बैंक को दिया है। भारत में और भी बैंक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ RBI के पास ही यह पावर है कि वह रुपया छाप सकता है, मुद्रा को छाप सकता है। इसके अलावा कोई किसी के पास क्षमता नहीं है, न ही वह अनुमति मिला है कि छापने का। यदि कोई छापता है गलती से भी, तो उसको उसके ऊपर केस कार्रवाई होती है, केस हो जाती है और उसको जेल वगैरह वगैरह भी होता है। कई ऐसे लोग हैं जो नकली गलत तरीके से नोट को छापते हैं, वो नकली नोट होता है। और आप देखें कि जो कागज का नोट होता है वह 10 के नोट से लेकर के जो बड़ा नोट अभी 2000 का नोट तक है, उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को, धारक मतलब जो जिसके पास वो रुपया मौजूद है, मैं धारक को, यदि नोट 500 का है तो लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन करता हूँ। और नीचे में गवर्नर का साइन होता है, RBI के गवर्नर का। तो वह सरकार के द्वारा मान्य होता है। जितने भी मुद्राएं हैं सरकार के द्वारा ही मान्य होती है, वो करेंसी नोट ही क्यों नहीं हो। और उस देश में, जिस देश का वह मुद्रा है, जिस देश में वह सरकार उस मुद्रा को मान्यता दिया है, तो उस देश का कोई भी नागरिक उस मुद्रा को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। भारत में ही यदि 500 का नोट है तो वह हर जगह चलेगा, कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि कोई इनकार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और होती भी है। अभी कुछ दिन पहले इस क्षेत्र में देख पाए थे कि 10 का जो सिक्का था लोग लेने से मना कर रहा था, कह रहा था कि चलवे नहीं करता है, हालांकि अब चल रहा है। कई सारे केस भी आ गए थे। अभी 1 का जो सिक्का है, जो नया सिक्का, लेटेस्ट सिक्का है 1 का, वह सिक्का लोग लेने से इनकार कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति जाकर केस करे या फिर शिकायत दर्ज करे तो उस व्यक्ति पर, जो लेने से इनकार किया था, उस पर कार्रवाई होगी, जरूर होगी। की जानकारी के लिए बता दें कि जो सिक्का है वह RBI नहीं छापती है, यह ढलता है, ढालना होता है इस सिक्का को, जो टकसाल में ढलता है। और भारत में 4 टकसाल हैं, कोलकाता में है, हैदराबाद, मुंबई में है और एक और जगह पे है, शायद दिल्ली में, संभवतः दिल्ली में है। तो चारों जगह के टकसाल में कुछ अपना अपना चिन्ह है। आप देखेंगे गौर से तो अंतर पता चल पाएगा। तो ये टकसाल में सिक्का छपता है। अब हम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आमदनी को बैंक में जमा रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। जो उनकी आमदनी होती है और आमदनी में से खर्चे को काट करके जो बच जाता है ना, उसको बैंक में जमा कर देते हैं। अब बैंक जो है वह उस व्यक्ति के नाम से खुले हुए खाते में ही उस रकम को जमा करती है और उस पर कुछ ब्याज भी देती है, जमा पर कुछ ब्याज भी मिलता है। और इसमें एक सेवा और एक फैसिलिटी ये है कि उस जमा को जब चाहे वह जमा करता निकाल सकता है। बैंक में खाते भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक फिक्स्ड अकाउंट होता है, क्रेडिट एक करंट अकाउंट होता है, अलग अलग तरह के उसके अकाउंट्स होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति चाहे कि हम जो जमा किए हैं बैंक में रुपया और जरूरत उस व्यक्ति को पड़ जाए, तो वह व्यक्ति उस बैंक से जब जितनी जरूरत की राशि है उतना निकाल सकता है। चाहे तो पूरा भी निकाल सकता है। यदि पूरे निकालता है तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि उस व्यक्ति के खाता उस बैंक में तब बंद कर दिया जाएगा। ऐसा स्थितियां यदि हो तो
भुगतान का एक नया तरीका जो चलन में है, काफी चलन में है, वो है चेक से। यहाँ इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मनसुख है और इसका मान लेते हैं SBI में अकाउंट है, और समोखन को कारोबार के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में समोखन के को इसे 1 लाख रुपया भुगतान करना है, पेमेंट करना है, तो मनसुख चेक बुक से भी भुगतान कर सकता है। और ये सब फैसिलिटी है, बैंक उसको एक बुक देती है और उस पर कुछ 3 जगह नीचे में कुछ अंक के डिजिट होते हैं, शायद 8 अंक का, और यह आश्वासन देता है उस पर लिख करके कि फलना के नाम से मैं इतना रुपया देता हूँ। तो जो जिसके नाम से दे रहा है उसका नाम होता है और फिर रकम होता है, और फिर मनसुख का साइन होगा पीछे में, आगे में 2-3 जगह साइन करना होता है। और इस तरह से बैंक जो है समोखन को 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर देगी। यदि समोखन का अकाउंट उसी बैंक में है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये व्यक्ति उस चेक बुक को ले जाएगा और उसको उतना रकम मिल जाएगा। अगर रकम भारी ज्यादा रकम है तो पैन कार्ड का फेरा लग जाता है, वो एक अलग बात, अलग स्थिति आता है। अब हम ये जानेंगे इसमें कि बैंक जो है, कोई व्यक्ति बैंक में जमा करता है रुपया, तो ये उस जमा पर ब्याज कहाँ से ला कर देती है। बैंक के पास तो इतना रुपया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बैंक में काम करने वाले भी लोग हैं, तो सोचने वाली बात है कि जो जमा है उस पर ब्याजो देती है और ऊपर में लोगों को नौकरी भी देती है, उसको सैलरी भी दिया जाता है। ये कैसे हो पाता है, इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं। आसान है, और आप भी सोचिएगा ना तो हो जाएगा, थोड़ा जोर दीजिएगा। अभी भी सोचिए कि कैसे होता है, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। ये मनसुख है और ये समोखन है। मनसुख काम करता है, यह एक आम इंसान है, नौकरी करता है और कुछ रुपया प्रत्येक महीना बचा लेता है। समोखन जो है वह एक बिजनेसमैन है, छोटा मोटा, और उसको लोन की जरूरत पड़ती है। तो मनसुख बैंक में रुपया जमा करती है, और मनसुख जैसा बहुते आदमी है जो बैंक में रुपया जमा करता है, एगो तो है नहीं। अब देखें कि आपके घर के लोग भी कुछ न कुछ रुपया जमा करते हैं, वो भले ही 1000 रुपया ही है या फिर उनके अकाउंट में 500 रुपया ही है, लेकिन है तो जरूर। तो अकाउंट में 500 रुपया है, लेकिन वो वाकई में बैंक के हाथों में है, और बैंक उस रुपया को किसी व्यापारी या बिजनेसमैन को दे देती है, बिजनेस खड़ा करने, बिजनेस चलाने के लिए। तो जितना रेट होता है इंटरेस्ट का बिजनेसमैन का, उससे बहुत कम वो अपने ग्राहकों को देती है जिसने डिपॉजिट किया है, बैंक में रुपया जमा किया है। यहाँ एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि बिजनेसमैन को 7% पर देता है लोन, तो यह बैंक डिपॉजिट पर 2% देगा। बाकी का जो इधर 5% बच रहा है वह सर्विस देने पर खर्चा करेगा। मीन्स जो व्यक्ति काम कर रहा है और भी जो उसके पार्ट पुर्जे तकनीक और भी सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उस पर खर्च करेगा और अपने एम्प्लॉय को यह सैलरी देगा। यह इसी इंटरेस्ट पर में से काट करके सैलरी देता है, कुछ हिस्सा जमाकर्ता को भी दे देता है जिसने डिपॉजिट किया है। बैंक इस तरह से कर्ज देती है और अपने ग्राहकों को जो जमा किया है, जमा पर कुछ ब्याज भी देती है। ये भी खुश, ये भी खुश, इस तरह से काम करती है, काम चलता है। यह इकोनॉमिक्स का एक पार्ट खत्म हो गया है, मुद्रा। कुछ बचा हो, कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा हमें, हम फिर से प्रयास करेंगे। हम भी एक बार देखेंगे कि कुछ बचा हो, हमसे बच गया हो तो फिर से देखेंगे, पढ़ाएंगे, उसको समझा देंगे। अगला हिस्सा साख का होगा। एग्जाम के बाद यह क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। पिछले क्लास की तुलना में हम प्रयास किए हैं कि आसान भाषा में आप तक पहुंचे और बातों को सही तरीके से समझाएं, और एक नए उमंग के साथ, नए ऊर्जा के साथ आए। आप लोग भी हमारे साथ बने हैं, ये बड़ी बात है। और
हम चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे आपके बीच इंटरेक्शन हो, वर्चुअल ही सही लेकिन जरूर हो। चलिए फिर पढ़िए, बुक को भी पढ़िए एक बार और वीडियो को भी देखिए, पूरा देखिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ एक बार फिर से रोकिए और देखिए, फिर से दोबारा देखिए, समझ में फिर भी नहीं आए तो हमसे जरूर पूछिए। धन्यवाद।